हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोडो। तो आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक। तो आज अपन कवर करेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में मैं सबसे पहले तो आपको वो टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाऊंगी जो कि आप सीधे क्वेश्चन में उनको अप्लाई कर सकते हो। और उनमें से क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में लोग पूछते हैं, नीट में वो आ चुके हैं ना, और वो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, और आपकी जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हो ना, उस टेस्ट सीरीज में भी वो आएंगे। और लगभग हर एक्सरसाइज के अंदर वो क्वेश्चन हमेशा आपको दिए हुए होते हैं। तो ये चारों पांचों टाइप के जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया वो इन नोट्स से आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इनके अलावा और आप कोई नोट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले इनको पढ़ो जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो सर्कुलर मोशन में टोटल 15 फॉर्मूले, सिर्फ और सिर्फ 15। इन 15 फॉर्मूलों को अगर आप करके जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, पीवाईक्यू से लेकर और आपकी एक्सरसाइज तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। तो देखो, सर्कुलर मोशन में दो तरह के मोशन होते हैं। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा आपका वर्टिकल मोशन। तो पहले अपन पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर सबसे पहले आपका आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस हिंदी में इसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो सर्कुलर मोशन को मैंने यहाँ पे क्या बोला है, CM, ठीक है। और इसको बोलेंगे अपन एक समान वृत्तीय गति के अंदर। देखो, इसमें होता है जो रेडियल एक्सेलरेशन है ना, वो तो आपका होता है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो आपका त्रिज्य त्वरण है वो तो होता है, और स्पर्श रेखीय त्वरण इसके अंदर नहीं होता। अब अगर आप नॉन यूनिफॉर्म की असमान वृत्तीय गति की बात करोगे तो उसके अंदर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी होता है, और रेडियल एक्सेलरेशन है वो भी होता है। तो इसके अंदर दोनों होते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है। तो ये चीज़ें याद रखने की, इनको अच्छे से याद करना है आपको। और जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है ना, वो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वो पीवाईक्यू में आ चुकी है ऑलरेडी, इसलिए मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। देखो, अब अगर आपसे इसकी इक्वेशन पूछे, मतलब जो सर्कल होता है उसकी, तो क्या होती है, x² + y² = r², ठीक है। इनका अंडर रूट लोगे तो आपको इसकी रेडियस भी मिल जाएगी। तो ये इस तरह से y एक्सेस हो जाएगा और ये x एक्सेस हो जाएगा। अब देखो, फोर्थ नंबर पर अपन देखेंगे ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, 2πn। अब यहाँ पर n आपकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला 2πn होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को अपन n से डिनोट करते हैं। फिफ्थ नंबर पर हम देखेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। तो देखो, रेडियल एक्सेलरेशन क्यों आता है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसकी वजह से आपका रेडियल एक्सेलरेशन आता है, या फिर हिंदी में बोलें अपन कि वेलोसिटी या वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण रेडियल एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, ठीक है, या त्रिज्य त्वरण उत्पन्न होता है। तो ए को अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, v इंटू ओमेगा। तो ए का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, ओमेगा इंटू वी, या फिर v इंटू ओमेगा। अब देखो, ए रेडियल एक्सेलरेशन किधर की तरफ लगता है, त्रिज्य त्वरण किधर की लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। जो सर्किल का सेंटर होता है ना, उसकी तरफ लगेगा हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ओमेगा इंटू वी, और v² / r, या फिर ओमेगा² इंटू आर। इन तीनों तरीकों से आप इसको लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से इसको हाईलाइट करो और याद करो। अब देखो, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, v/r, और आप क्या लिख सकते हो इसको साथ ही साथ v को ओमेगा इंटू आर, है ना। आपके 3 फॉर्मूले बनके तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आपको इनको याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, और साथ में ये भी याद करना है, ठीक। 8वें नंबर पर अब अपन देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कोणीय विस्थापन। इसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, किससे, थीटा से। अब देखो, इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला है, इसको रेडियन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, रेडियन में। जब आप इसे रेडियन में लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो रेडियन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ओमेगा एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जैसे कि अपन वी एवरेज निकालते थे, तो अपन क्या लिखते थे, ∇s/dt, ऐसे लिखते थे ना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, कोणीय विस्थापन आ जाएगा, मतलब कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब देखो, वी वेक्टर अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। तो इनका क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपका वी वेक्टर आ जाएगा। 10 नंबर पर अपन देखते हैं अल्फा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। जैसे कि ए क्या होता था, डेल वी अपॉन डेल टी होता था ना 1D के अंदर। ऐसा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर ये जो एक्सेलरेशन है उसमें क्या जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह रिप्लेस कर दिया इसको। 11वें नंबर पर अपन देखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ए नेट, ध्यान रखना ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, नेट। तो नेट किसके इक्वल हो जाएगा, ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल, ठीक है। तो दोनों का इक्वल क्या आ जाएगा, ए नेट आ जाएगा। अब इसमें अपन रेडियल को क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू वी वेक्टर, ठीक है, और टेंजेंशियल को अपन क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू आर वेक्टर। इस तरह से आपका टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैंने अलग से भी लिख दिया है कि ए टेंजेंशियल कितना हो जाता है, अल्फा इंटू आर। अधिकतर आपके ये वाला ही काम आएगा, ये बहुत काम आएगा, तो इसको हाईलाइट कर लेना आप सभी लोग। और ए रेडियल क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू वी, ये भी आप हाईलाइट कर लेना। अब ध्यान रखो, अगर आपको वो नंबर ऑफ राउंड बोले, या फिर आपको बोले कि बताओ चक्करों की संख्या कितनी होगी, चक्करों की संख्या आपसे पूछ ले, है ना, तो आप क्या लिखोगे, जो भी आपके पास में वैल्यू आएगी, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको 2π से डिवाइड कर देना,
समझ में आ रही है बात? तो जो भी वैल्यू है उसको 2 पाई से डिवाइड करो, ठीक है। तो थीटा आपके पास जो भी आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको आप क्या करोगे, 2 पाई से डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास में क्या जाएगी, नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे, चक्करों की संख्या आ जाएगी। समझ में आ गई? 14 नंबर पर अपन क्या देखेंगे, ए टेंजेंशियल निकालने के लिए या फिर ए टेंजेंशियल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा वी टेंजेंशियल की डायरेक्शन होती है। मतलब कि वी की जिस डायरेक्शन में आपका वी होगा, वी टी होगा, उसी डायरेक्शन में आपका ए टी होगा। जो मैंने लिखा है उसका मतलब है ऑल इक्वेशन लाइक 1D। मतलब इसके अंदर जो भी आपकी सारी जो भी इक्वेशन आती है, जो भी समीकरणें आती है, वो तो जो आपके 1D में मैंने आपको बताया था उसी तरीके से यहाँ पे आपके सर्कुलर मोशन में सेम चीज़ें आ जाएगी। तो 1D में अपन क्या पढ़ते हैं, वी वेक्टर क्या होता है, यू वेक्टर प्लस ए इंटू टी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर इंटू टी। तो ये है आपका 1D। लीनियर से आप क्या इसमें आ रहे हो, सर्कुलर में। तो सर्कुलर में वी की जगह ओमेगा फाइनल आ जाएगा और यू की जगह क्या जाएगा, ओमेगा इनिशियल, और ए की जगह जाएगा आपका अल्फा। सेम अपन 1D में लिखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस की जगह क्या लिख दो, थीटा लिख दो। यू की जगह क्या लिख दो, इनिशियल लिख दो, ओमेगा इनिशियल। ए की जगह लिख दो, अल्फा लिख दो, और सारी चीज़ें सेम रहेगी। टी का टी रहेगा, हाफ का हाफ रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे वी डॉट वी, इसको क्या लिखते हैं अपन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लिखते हैं ना। तो देखो वी डॉट वी इसको लिख रखा है, यू डॉट यू लिख रखा है, तो आप क्या लिखते ओमेगा फाइनल डॉट ओमेगा फाइनल, और इसको ओमेगा इनिशियल डॉट ओमेगा इनिशियल प्लस 2 अल्फा थीटा। एस वेक्टर की जगह क्या लिखना है, हमेशा थीटा लिखना है। ठीक, अब देखो एस एंथ क्या लिखते हैं वहाँ पे, यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, थीटा एंथ, एस एंथ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा एंथ आ जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ अल्फा वेक्टर इंटू 2n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ आपको 15 फॉर्मूले पढ़ने हैं, किसमें, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे हॉरिजॉन्टल मोशन के। अब अपन पढ़ते हैं वर्टिकल मोशन, किसका, सर्कुलर मोशन का, वर्टिकल मोशन। ओके, तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है, एक सर्कल आपको दे रखा है इस तरीके से। अब इस सर्कल के अंदर एक तो इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, एक इसका ये लोएस्ट पॉइंट है, और इसका ये एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट है। मतलब किसी पत्थर को आप अगर रस्सी बांध के घुमाओगे, उसको आप वर्टिकल मोशन में अगर आप उसको गति कराओगे, है ना, वर्टिकल लाइन के अंदर अगर आप उसे मूवमेंट कराओगे, तो क्या होगा, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, उसके हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे टेंशन, और उसके लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन, वेलोसिटी क्या क्या होंगे। तो चलो अपन देखते हैं। देखो ध्यान रखना, तनाव या टी हमेशा किधर लगता है, पार्टिकल से दूर लगता है हमेशा। तो यहाँ पे ये पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो इसका टी किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो टी आ गया, देखो ये मैंने ये हाईएस्ट पॉइंट पर था, तो इसका टी किधर लगेगा, नीचे। तो मैंने टी हाईएस्ट लिख रखा है यहाँ पे, और एम जी भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अब ध्यान रखना, ये जो एम वी स्क्वायर अपन आर है ये किधर लगेगा, इसका बाहर की तरफ लगेगा। ये हमेशा बाहर की तरफ लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये एम वी स्क्वायर अपन आर जब भी आप लिखोगे तो हमेशा इसको बाहर की तरफ लिखोगे। ठीक है, ये लगेगा आपका बाहर की तरफ, ये हमेशा पार्टिकल से दूर लगता है, कौन, टी, और एम जी तो नीचे लगेगा ही लगेगा। तो इससे अपनी क्या इक्वेशन बनकर यहाँ पे रेडी हो जाती है। यहाँ पे आपके पास में क्या निकल जाता है, देखो टी एच भी नीचे लग रहा है और एम जी भी नीचे लग रहा है, इन दोनों को साथ में लिख देंगे, और एम वी स्क्वायर अपन आर ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये इनके इक्वल हो जाएगा। तो जब अपन देखेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या जाएगा, टी हाईएस्ट का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। ठीक, अब देखो इसी तरह यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे भी अपन देखेंगे, और यहाँ पे अपन हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे भी इसको देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना, पार्टिकल से हमेशा दूर की तरफ लगता है कौन, टेंशन। तो जब आपका वो यहाँ पे नीचे ही नीचे है तो यहाँ पे टेंशन किधर लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी ना, और एम जी किधर लगेगा, नीचे। ठीक, और एम वी स्क्वायर मैंने क्या बोला था, बाहर की तरफ लगता है, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा आपका, एम जी नीचे लग रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी नीचे लग रहा है, और टी एल किधर लग रहा है, ऊपर की साइड लग रहा है। तो टी एल किन के इक्वल हो जाएगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कहने का मतलब ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे तो आपका टेंशन क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो गया ना, और लोवेस्ट पॉइंट पर आप पे क्या हुआ, आपका टेंशन यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इसका सम हो गया। ठीक, अगर आपकी टेंशन 0 से अधिक होगी या फिर उसके इक्वल होगी तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कर लेगा। मतलब उसकी टेंशन 0 से ज़्यादा और या 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा अगर आप किसी को वर्टिकल सर्कल के अंदर मोशन करवाओगे तो। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। तो दूसरी चीज़ आपको ये वाली याद रखनी है। थर्ड नंबर पर अपन देखेंगे कि कितनी वेलोसिटी अपन किसी पार्टिकल को दें रस्सी बांध के कि वो वर्टिकल मोशन कंप्लीट कर लें। तो उसकी वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट ऑफ आर जी होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है, इसे याद रखना है आपको। और लोअर पॉइंट पर कितनी आप वेलोसिटी उसको दोगे कि वो वर्ताकार गति या फिर सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लें इन वर्टिकल मोशन में। ठीक, तो वो आपको कितनी देनी है, अंडर रूट ऑफ 5g। तो अंडर रूट ऑफ 5rg जब आप उसको वेलोसिटी दोगे तो वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब ये है कि उसकी लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट ऑफ 5rg के इक्वल होनी चाहिए, तो वो एक सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। और उसका जो टेंशन है वो हाई लोवेस्ट पॉइंट पर कितना होना चाहिए, 6 mg होना चाहिए, तब भी वो क्या करेगा, सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ये दोनों सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन है, और मैंने लिख भी रखी है, देखो, फॉर सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट इस जगह पे है। ठीक,
अब देखो मैंने बोला था बाहर की तरफ आपका क्या लगेगा mv² अपॉन r, तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है आपका mv²/r लग रहा है। और देखो नीचे की साइड इसमें क्या लग रहा है mg लग रहा है। और हॉरिजॉन्टल साइड में क्या लग रहा है th, ये तो हमेशा पार्टिकल से दूर ही लगेगा ना, टेंशन हमेशा क्या लगता है पार्टिकल से हमेशा दूर की साइड में लगता है। तो ध्यान से देखो mg का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि mg तो नीचे की तरफ लग रहा है ना, अपन को तो खाली ये जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उन फोर्सेस को इक्वल करना है या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है या फिर उनको ऐड करना है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा mg को अपन काउंट ही नहीं करेंगे और अपना क्या हो जाएगा टी हॉरिजॉन्टल mv²/r के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो टी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्या आ गया mv²/r के इक्वल हो गया ये। अब देखो टी कितना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कि वो अपना सर्कल कंप्लीट कर ले, नीचे ना गिरे। तो इस पॉइंट पर टी हॉरिजॉन्टल पर आपका कितना होना चाहिए, जो आपका टेंशन है वो होना चाहिए 3 mg के इक्वल। अगर आपका 3 mg के इक्वल होगा टेंशन, तो वो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा। और अगर वेलोसिटी टी हॉरिजॉन्टल पे आपकी √3rg के इक्वल हुई तो भी वो आपका सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ये सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन है सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ओके, अब देखो मान लो कोई पार्टिकल था, आपने उसको कोई वेलोसिटी दी है ना, और वो बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो अब आपको वो बोलेगा बताओ बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है। अगर उसने आपको VA0 देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला आप लगाओगे √2gl/1 - cos θ। अगर आप ये लगाओगे तो आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी, VB की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। अगर मान लो क्वेश्चन में उसने दिया है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो आपको क्या करना है फिर V का स्क्वायर भी करना होगा, माइनस फिर 2gl या फिर 2gr, इसको भी आप L लिख सकते हो या फिर आप इसको R भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये जो डोरी की लंबाई है वही आपकी रेडियस है और वही आपकी क्या है लेंथ है, दोनों इक्वल है R और L यहाँ पर, ठीक। तो आप क्या करोगे वहाँ पे 2gl/1 - cos θ कर दोगे। अगर आपको उसने V की वेलोसिटी भी दी तो अगर वो इस VO को 0 दे देगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिया तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, ये आपने देखा होगा PYQ में आया हुआ है और इसको बहुत बार अपन ने यूज़ भी करा हुआ है। वो बोलता है कि एरोप्लेन की वर्टिकल सर्कल में जो अगर वो मोशन करे तो उसके लिए कंडीशन बताओ कि वो एक ऊर्ध्ववृत्त में गति करे, या फिर अपन बोले कि एक वर्टिकल सर्कल के अंदर वो मोशन कर पाए। तो उसके लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √rg होनी चाहिए। अगर उसकी √rg वेलोसिटी होगी तो वो एक वर्टिकल सर्कल के अंदर ईजिली मोशन कर पाएगा, ठीक है। एक आपके पास में अर्धगोलाकार एक कटोरा रखा हुआ है, या फिर मैं बोलूँ एक सेमी स्फीयरिकल बाउल रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपने पार्टिकल रख दिया इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर और वो धीरे 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 गिरना स्टार्ट होता है ना। और एक वो पॉइंट आ जाता है कि वो इस जगह पे आके यहाँ से उस सरफेस को छोड़ देता है या फिर इस सतह को छोड़ के नीचे गिर जाता है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सी हाइट है जिस हाइट पर वो इसको छोड़ देता है, मतलब इसकी सरफेस को छोड़ के जस्ट नीचे की तरफ गिर जाता है, मतलब डायरेक्ट यहाँ गिर जाता है। तो कौन सी हाइट पे से वो गिरेगा, तो आपको वो निकालनी है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है ये पार्टिकल की वो हाइट बताओ जहाँ पर बाउल सरफेस को मतलब बाउल की सरफेस को पार्टिकल छोड़ देगा। तो उस हाइट को y को निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, cos थीटा जो है वो 2/3 के इक्वल होता है और y जो कितनी आ जाएगी 2/3 × r। ये फॉर्मूला इनको आपको याद रखना है, इनसे ही आंसर निकलेगा और ये PYQ में पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। और y का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास r × cos थीटा। अगर आपको y निकालनी है और उसने थीटा दिया हुआ है ना, और r भी दिया हुआ है, तो आप y निकालोगे इजीली, r की वैल्यू पुट करोगे है ना, थीटा को यहाँ पे डाल रखोगे तो cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी और आपका y इजीली निकल जाएगा। आपको फुल स्फीयर दे दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप y निकालोगे वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि है ना प्लस r आप लिखोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 5/3r। तो वहाँ पे आपको y + r करना पड़ेगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे कर रखा है y + r, क्योंकि देखो ध्यान से y तो आपकी ये है ही ना। अगर मैं इसको कंप्लीट बना दूँ इस तरीके से, मान लो मैं इसको इस तरीके से पूरा फुल वो बना दूँ फुल स्फीयर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी r है और ये वाली कितनी है y है। तो यहाँ से लेके और टोटल यहाँ तक, कहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई y + r। कितनी हो गई y + r। देखो ये तो आपकी y हो गई और ये आपकी कितनी हो गई r हो गई, ठीक। तो आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 5/3 × r अगर आपको फुल स्फीयर देता है। तो ये फुल स्फीयर वाला एक्चुअल में PYQ में पूछा गया था, तो मैंने आपको ये भी लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप इजीली आंसर निकाल लो। मान लो अगर उसने आपको स्पीड ब्रेकर दे दिया, और स्पीड ब्रेकर में दो तरह के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए है ना, अगर सतह थोड़ी सी ऊपर उभरी हुई हो, जैसे ब्रेक कौन सी शेप बना रहे हैं आपकी कॉन्वेक्स बना रहे हैं, कौन सी बना रहे हैं कॉन्वेक्स, मतलब कि उत्तल सरफेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो मैंने आपको हमेशा बोला कोई भी सर्किल है तो mv² हमेशा किधर लगेगा, बाहर लगेगा। तो ये किधर लग रहा है, बाहर mv² लग रहा है। अंदर नीचे की तरफ कौन सा लगेगा mg, क्योंकि mg हमेशा नीचे लगता है, तो ये लग रहा है नीचे mg और ऊपर क्या लग रहा है आपका mv²।
अपॉन आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी के इक्वल हो जाएगा। या फिर मैं बोलूँ कि एम जी को हमेशा ज़्यादा होना पड़ेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर से। तभी जब भी आपने देखा होगा एम जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तभी अपन यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद नीचे भी उतरते हैं। अगर एम जी की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी तो अपन नीचे उतर ही नहीं पाएंगे, सीधा इस पर चढ़ेंगे और सीधा आगे एस्केप करेंगे और कहीं जाके गिरेंगे अपन, बहुत तेज़ लगेगी अपने, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जाते हैं और फिर नीचे भी उतरते हैं, क्योंकि हमेशा 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 आपका जो एम जी है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर से या तो ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा ही होता है या फिर उसके बराबर भी अपन बोल सकते हैं। अब देखो, अगर कोई गड्ढा है, ध्यान रखना कोई गड्ढा है, आपने कभी बाइक चलाते हुए फील करा होगा जब कोई गड्ढे में आपकी गाड़ी गिर जाती है तो उस गड्ढे में से गाड़ी को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपकी नॉर्मल है वो आपकी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो जाती है। वो कैसे होती है, देखो आपका टेंशन किधर लगेगा, या फिर मैं नॉर्मल बोलूँ तो नॉर्मल हमेशा क्या लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये आपकी सरफेस हो गई, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, आपका नॉर्मल लगेगा। ये नॉर्मल, और आपका एम वी स्क्वायर अपॉन लगेगा बाहर की तरफ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर तो बाहर की तरफ ही लगेगा और एम जी भी नीचे लग रहा है, तो दोनों एक साइड में हो गए। और आपका जो नॉर्मल है और जो टेंशन या फिर आप जिसको बोल सकते हो वो किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो आपका टेंशन किसके इक्वल हो गया, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो गया। या फिर मैं बोलूँ नॉर्मल किसके इक्वल हो गया, एम जी, को इंसिडेंस नॉर्मल और टेंशन यहाँ पे इक्वल हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मल किसके इक्वल हो गया, सेम एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। अगर आपको बोले कि फ्रिक्शन बताओ तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक। तो नॉर्मल की वैल्यू अगर अपन को पता चल जाएगी और म्यू दिया हुआ है तो क्या अपन फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कोइंसिडेंस कितनी हो गई, टेंशन की इक्वल ही हो गई। तो टेंशन की वैल्यू ये जो है वही आपकी नॉर्मल की वैल्यू है, तो आप म्यू को नॉर्मल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। तो आप इस तरह से फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो। ध्यान रखना कि गड्ढे में गिर के फिर वापस निकलना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, रेदर देन कि आप किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाओ, ठीक। क्योंकि इसके अंदर तो आपका जो टेंशन है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो जाता है, तो आप इजीली निकल जाते हो, आपको अलग से फोर्स नहीं लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा, गाड़ी का रेस बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप बाहर निकल पाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो आपका टेंशन है वो यहाँ पर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो गया, मतलब इसके अंदर दोनों फोर्स जुड़ गए, जबकि यहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल हो गए थे और यहाँ पे जुड़ गए, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, ज़्यादा मुश्किल आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय। पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, और जो बच्चे एसएस लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये तो पहला आपका पेज हो गया, दूसरा पेज ये है, तो जल्दी से इस दूसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। चलो बाय।